हेलो, कैसे हैं आप? होप सो सब बढ़िया ही हो। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाय जावास्क्रिप्ट की सीरीज। तो आज हम बात करेंगे हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क बिहाइंड द सीन, शैडोइंग के बारे में और होस्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब हुआ कि जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। देन जावास्क्रिप्ट में सब कुछ जो होता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो कंपोनेंट होते हैं। एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जिसको हम वेरिएबल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा कोड और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो मेमोरी मेमोरी कंपोनेंट या वेरिएबल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसमें होता कुछ ऐसा है, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो सारे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं मेमोरी कंपोनेंट में। और कोड एग्जीक्यूशन में क्या होता है? इसमें कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। तो एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया मेमोरी और वेरिएबल वेरिएबल एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमारा आएगा कोड और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी फेज में क्या होगा कि वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होगा फंक्शन और वेरिएबल। से वेरिएबल हम ए ले लेते हैं, then कोड या थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी, देन दूसरी लाइन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश। देन अब हम बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग क्या होता है? तो होस्टिंग के लिए पहले हम चलेंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, इसी में हमें होस्टिंग का पता चल जाएगा कि तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि दो फेज क्रिएट होते हैं। पहला फेज होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एलोकेट करता है मेमोरी को सभी वेरिएबल और फंक्शन जो भी ग्लोबल स्कोप के अंदर होते हैं। जैसे कि वेरिएबल के लिए अनडिफाइंड स्टोर करता है, फंक्शन को पूरा पूरा स्टोर कर लेता है, फंक्शन एक्सप्रेशन को वेरिएबल में स्टोर होता है इसलिए वो भी अनडिफाइंड के जैसे स्टोर होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है वो स्टोर होता है पूरा पूरा फंक्शन। ठीक है। फिर होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। इसमें कोड सेम वही प्रोसेस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से var n इक्वल टू 2 एंड फंक्शन क्यूब नाम 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 ये करते हैं। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। वैसे मैंने फंक्शन वाली वीडियो में फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है। var क्यूब 2 इक्वल टू वैल्यू जाएगी और ले लेते हैं var 4 इक्वल टू लूप के। अब हम दोनों को लॉग भी करा लेते हैं। लॉग लूप 2 लूप 4। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 8 और 64 आ गई। तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क किया है बिहाइंड द सीन, इसको मैं इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स से कि ये हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसके अंदर हम मेमोरी केस क्रिएट करेंगे और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये हो गया मेमोरी और वेरिएबल। दूसरा हो गया ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या करता है की वैल्यू मेमोरी फेज में जो होता है की वैल्यू पेयर में स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो जो भी हमारे पास वेरिएबल, यहाँ पे n वेरिएबल था, तो n वेरिएबल किस फॉर्म में स्टोर होगा? अनडिफाइंड फॉर्म में, क्योंकि सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, देन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। देन क्यूब होगा जो हमारा फंक्शन है। ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि क्यूब 2 और क्यूब 4 जो है वो भी हमारा वेरिएबल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। फाइन। और क्यूब 4 की भी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। अब हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जो हमारा क्यूब वाला फंक्शन है वो फिर से क्या करेगा? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन पूरा पूरा स्टोर होता है, तो फंक्शन के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर से होगी। जो अभी हमने प्रोसेस बताई ना, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। क्या? मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन फेज। तो इसमें मैं एक बार और बना देता हूँ। यहाँ पे सेम मेमोरी क्रिएशन शॉर्ट में लिख देता हूँ मेमोरी, और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे नम की वैल्यू जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो नम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है। देन क्या होगा? यहाँ एग्जीक्यूट होगा, कोड रिटर्न होगा, आंसर। आंसर रिटर्न होने के बाद में यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है। ये मेमोरी उसमें सेव हो जाएगा। देन सेम प्रोसेस किसके लिए होगा? सेम प्रोसेस हमारा जो क्यूब 4 वाला वेरिएबल, उसके लिए भी सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से मैं सेम लिख देता हूँ मेमोरी, और ये हो गया हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूट। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी? सबसे पहले वैल्यू आएगी num4।
क्योंकि ये सारा हमारा फंक्शन के अंदर जा रहा है। आप देख रहे हो ना कि जो वैल्यूज आ रही थी क्यूब फोर की, वो सारी फंक्शन के अंदर जा रही है। यहाँ पे ये फंक्शन, इस वजह से ये हमारा प्रोसेस फंक्शन, क्योंकि पूरा पूरा स्टोर होता है, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से क्रिएट करेगा मेमोरी और कोड को। ठीक है, तो नम फोर हमारा नंबर जो हमारा गया यहाँ पे फोर गया। ठीक है, नेक्स्ट है एंड। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर से हमारे पास रिटर्न होगा आंसर रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आंसर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यूब ऑफ फोर 64 आ जाएगी। ठीक है, 64 आ जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो मेमोरी और वेरिएबल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ये चीजें स्टोर होंगी। तो ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू 2 होगी और सेम क्यूब होगा। क्यूब टू की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 8 स्टोर हो जाएगी। क्यूब फोर की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 64 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने यहाँ पे वेरिएबल एन इक्वल टू 2 डाला था, फंक्शन क्यूब के अंदर में नम डाला, देन वेरिएबल आंसर इक्वल टू नम इंटू नम कर दिया, देन रिटर्न में क्या किया, आंसर कर दिया। तो वेर क्यूब टू में डाल दिया, तो क्यूब एन की वैल्यू डाली, तो मतलब टू यहाँ पे गया। देन टू इसके अंदर जाएगा, ये यहाँ पे हमने आर्गुमेंट के फॉर्म में टू भेजा, यहाँ पे पैरामीटर पे टू आएगा, देन टू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होगी पूरी। तो सबसे पहले कैसे काम करेगा क्या, कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा कि मेमोरी और वेरिएबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, और कोड और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को, ये दोनों फेज क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हमारा काम किस पे होता है, मेमोरी और वेरिएबल एनवायरनमेंट में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होंगे क्या, वेरिएबल और फंक्शन। तो वेरिएबल और फंक्शन जो होंगे वो भी फंक्शन डिक्लेरेशन वाले होंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल अनडिफाइंड के फॉर्म में। सबसे पहले जब भी मेमोरी एलोकेट होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि सारा अनडिफाइंड के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एन इक्वल टू अनडिफाइंड हो गया, देन क्यूब होगा। देन क्यूब होने के बाद क्यूब जो फंक्शन है वो टोटल स्टोर हो जाएगा। क्यूब टू जो है ये भी वेरिएबल इसलिए अनडिफाइंड होगा। क्यूब फोर जो है ये भी वेरिएबल इसलिए अनडिफाइंड होगा। देन प्रोसेस हमारा कहाँ चल जाएगा, कोड और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन में। स्टोर होने के बाद तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वेरिएबल जो एन है, एन की वैल्यू यहाँ पहले अनडिफाइंड थी, अब यहाँ पे टू हो जाएगी एग्जीक्यूशन होने के टाइम पे। देन वो फंक्शन के अंदर जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या है कि पूरा पूरा स्टोर हुआ है, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेमोरी क्रिएट होगी और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नम की वैल्यू हमारे क्या है आगे, टू, क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्यूब टू वाला प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो है ना, ये क्यूब टू है, क्यूब टू फंक्शन है। क्यूब टू में जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि क्यूब टू की वैल्यू जो गई वो टू गई। तो टू गई तो फंक्शन के अंदर टू गई पैरामीटर के फॉर्म में। पैरामीटर के फॉर्म में गए तो टू को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री टाइम्स, तो उससे क्यूब आया। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे टू गया, देन कोड ऑफ एग्जीक्यूशन ने स्टार्ट किया उसको एग्जीक्यूट करना फंक्शन के अंदर। रिटर्न क्या किया, आंसर किया। आंसर में कितनी वैल्यू आ गई, एट आ गई। सेम प्रोसेस अब हमारा इसके लिए भी होगा, जो फोर, जिसमें हम क्यूब फोर की वैल्यू में हम फोर भेज रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। मेमोरी क्रिएशन फेज स्टार्ट होगा, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा, तो नम की वैल्यू वहां पे फोर चली जाएगी पैरामीटर पे। ठीक है, क्योंकि हम आर्गुमेंट से कितना भेज रहे हैं, फोर भेज रहे हैं, तो पैरामीटर पे फोर चली जाएगी। देन वेरिएबल क्या करेगा कि वेरिएबल जो भी उसका आंसर वाला वेरिएबल है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री टाइम्स फोर। यहाँ पे वो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन पे फंक्शन का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे वेरिएबल आंसर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 64। वो 64 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और प्रोसेस सेम यहाँ पे भी वैसे ही चलेगी। सबसे पहले यहाँ अनडिफाइंड स्टोर होगा मेमोरी क्रिएशन फेज पे। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि अनडिफाइंड सबसे पहले क्रिएट होता है। देन उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होने के बाद में फिर वो जब कोड ऑफ एग्जीक्यूशन चलेगा तो नम की वैल्यू टू आ जाएगी वहां से। तो तब यहाँ पे नम की वैल्यू टू आएगी, देन वो नम की जो टू वैल्यू है वो यूज होगी पूरे फंक्शन में। ठीक है, तो प्रोसेस सेम मेमोरी क्रिएशन का ऐसा ही रहेगा कि की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होगा वेरिएबल। एन जो रहेगा या जहाँ पे जैसे नम है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और क्यूब जो भी उसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा कोड वो आ जाएगा। देन एग्जीक्यूट होने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना यूज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेमोरी क्रिएशन और वेरिएबल एनवायरनमेंट। होप तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ट्राई किया इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सब चीजें मैनेज कहाँ होती है। इस ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट इंजन मैनेज करता है। जैसे कि क्रिएशन होता है कॉन्टेक्स्ट का, डिलीशन होता है, कंट्रोल करना,
तो ये सब मैनेज कहाँ होता है, एक स्टैक के थ्रू, कॉल स्टैक में मैनेज होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, तो सबसे पहले क्रिएट होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ये सारे फंक्शन वाले उसमें जाते हैं, उसके ऊपर जैसे जैसे कोड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होते चले जाते हैं। जैसे इसमें ये वाला हमारा ग्लोबल है, जिसमें मेमोरी और वेरिएबल है, ये सारे हमारे उसके ऊपर वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हैं। ये इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्यूब 2, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्यूब 4, ऐसे कर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जो ऑर्डर मेंटेन करता है वो कॉल स्टैक ही मेंटेन करता है। ठीक है, कॉल स्टैक को हम बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हम उसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक भी बोलते हैं, प्रोग्राम स्टैक भी बोलते हैं, कंट्रोल स्टैक भी बोलते हैं, रन टाइम स्टैक भी बोलते हैं और मशीन स्टैक भी बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो लेट्स से एक हम फंक्शन ले लेते हैं, गेट नेम। फंक्शन कॉल कहाँ कर रहे हैं हम, ऊपर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लॉग करते हैं तो एक्स को 10 वेरिएबल एक्स में क्या स्टोर कराते हैं, 7। फंक्शन हमारा जो गेट नेम था, तो अभी क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज आई है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रिंट क्या हुआ है, हाय जावा स्क्रिप्ट, देन उसके बाद अनडिफाइंड, और देन उसके बाद फंक्शन पूरा पूरा प्रिंट हो गया जिसके अंदर हमारा हाय जावा स्क्रिप्ट आ रहा है। तो ये जो हाय जावा स्क्रिप्ट है ये कहाँ से प्रिंट हुआ, ये जो हमारा फंक्शन था उसको हमने कॉल कर लिया कहाँ पे, ऊपर। ऊपर कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चला गया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करके ग्लोबल उसमें दे दिया। लेकिन अगर हम वेरिएबल पे ऐसा करते हैं, वेरिएबल पे अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम, मैंने पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मेमोरी क्रिएशन फेज में जो स्टोर होता है वो वेरिएबल अनडिफाइंड के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, कि वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड स्टोर होती है जब मेमोरी क्रिएशन फेज एलोकेट करता है मेमोरी को। तो इसलिए क्योंकि ये पहले ही लिखा हुआ लाइन बाय लाइन, जैसे एग्जीक्यूट होगा वैसे ही कंसोल लॉग हो जाएगा, तो लॉग होगा तो एक्स की पहले तो मेमोरी क्रिएशन, सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज हुआ जिसमें एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। देन उसके बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ कोड, तो लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूट होगा कोड तो एक्स की वैल्यू क्या रही, वहाँ पे मेमोरी क्रिएशन फेज में जो एलोकेट मेमोरी हुई वहाँ पे वो अनडिफाइंड थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर दिया हाई जावास्क्रिप्ट इस कोड ने। ठीक है, यही हमारा जो ये प्रोसेस थी, जो मेमोरी क्रिएशन फेज है, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन फेज है, इसी को हम होस्टिंग कहते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दोगे तो होस्टिंग आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, जो भी सामने वाला इंटरव्यूअर होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, अनडिफाइंड क्या है और नॉट डिफाइंड क्या है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैडोइंग जावास्क्रिप्ट में क्या होती है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर होता है, वही डिक्लेयर क्या होता है, नैरोवर स्कोप में भी डिक्लेयर होता है। तो उसकी क्या वैल्यू जो होती है वो वैल्यू शैडो कर देती है, जो नैरोवर स्कोप वाला होता है ना, वो वैल्यू शैडो कर देती है किसको, ग्लोबल स्कोप को। वेरिएबल का नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, जो नैरोवर स्कोप में लिखी हुई होगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉन्स इक्वल टू 9, 5 लॉग से कटेगा, लॉग करा दो, और 5 को इन्वोक करा दो और लॉग कर दो। अभी आप क्या देख रहे हो, नैरोवर स्कोप में क्या हुआ कि इसको शैडो कर दिया है। जो हमने ग्लोबल स्कोप में वैल्यू जो डिक्लेयर करी थी वो हमारी क्या थी, 90 थी, लेकिन हम फंक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप देख रहे हो कि दोनों 90 आ रहे हैं। ठीक है, एक लाइन नंबर 5 पे है और एक लाइन नंबर 9 पे है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको वो कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जो ये फंक्शन के अंदर कौन सी है ये शैडो कर देगा किसकी वैल्यू को, जो ग्लोबल स्कोप पे वैल्यू है उसको शैडो कर देगा। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो कि लोकल स्कोप में क्या आ रहा है, 60 में 20 आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप में हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा ग्लोबल स्कोप का, और ये हमारा लोकल स्कोप। लोकल स्कोप पे 20 आ रहा है और ग्लोबल स्कोप पे 90 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा शेडोइंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इलीगल शेडोइंग को। तो इलीगल शेडोइंग क्या होती है, तो जैसे कि अगर हम ये कर दें, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ कि इक्वल टू 10, और ब्लॉक स्कोप में क्या डाल देता हूँ, वेर इक्वल टू 10। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये इसको शैडो नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा इलीगल शैडोइंग। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम शैडो कर सकते हैं सेम वेरिएबल
पे दूसरे वेरिएबल शैडो नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर इसको 100 कर दूं और यहाँ पे को मैं लेट ही कर दूं, लेट, और यहाँ लॉग करा दूं लॉग ए, और यहाँ पे भी मैं लॉग करा देता हूँ लॉग। तो अभी आप देख रहे हो कि ये हमारा ब्लॉक स्कोप के अंदर है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसने शैडो कर दिया 10 कर दिया, और यहाँ पे बाहर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।